हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की डेट आ चुकी है। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हर 6 महीने पे होता ही रहता है। उन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम डॉक्टर गोविंद पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास से वन लाइनर प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं अपनी इस वीडियो की श्रृंखला में। इसी श्रृंखला में हम आज देखेंगे हिंदी गद्य के विकास के आखिरी फेजेस को। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हमें पढ़ना था दक्षिणी हिंदी के प्रथम लेखक का नाम। हमें जानना था दक्षिणी हिंदी के प्रथम लेखक का नाम। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि हिंदी गद्य का विकास कहाँ हुआ, कैसे हुआ। अद्योतन सूरी जी की रचना, जो कि 8वीं सदी की रचना थी, वहाँ से हमने शुरुआत की थी। हमने राउरवेल की विशेषताओं के बारे में जाना, उक्त व्यक्ति प्रकरण को हमने कवर किया और हमने मैथिल हिंदी में लिखी गई गद्य की पहली रचना देखी जिसका नाम है वर्ण रत्नाकर और जिसके रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी। इसी तरह से हमने हिंदी गद्य के जो प्रचलित 3 रूप थे उनको देखा और इसी क्रम में आज हम देखेंगे दक्षिणी हिंदी के प्रथम लेखक का नाम, जिनका नाम है ख्वाजा बंदा निवाज गेसु दराज। इनको दक्षिणी हिंदी का प्रथम लेखक माना जाता है। ख्वाजा बंदा निवाज गेसु दराज की प्रसिद्ध रचना है मेराजुल आशकीन। दक्षिणी गद्य की ये प्रथम पुस्तक मानी जाती है। तो इस प्रकार से ख्वाजा बंदा निवाज को दक्षिणी गद्य का प्रथम लेखक माना जाएगा और इनकी रचना, जो कि एक प्रसिद्ध रचना है मेराजुल आशकीन, इसको दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक माना जाता है। इनकी अन्य कृतियाँ हैं शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा, रिसाला सेहवारा या वारामासा। मेराजुल आशकीन में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। अगर हम देखेंगे कि ये किस चीज़ को आधार बना के लिखा गया है दक्षिणी हिंदी का प्रथम ग्रंथ, तो ये मेराजुल आशकीन जो ग्रंथ है ख्वाजा बंदा निवाज जी का, इसमें सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। कुतुब मुस्तरी, जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय रचना रही है उस टाइम की, ये मुल्ला बजही की प्रमुख रचना है। मुल्ला बजही जी ने सन 1635 में सबरस नामक एक ग्रंथ की भी रचना की थी। तो कुतुब मुस्तरी और सबरस ये किसकी रचनाएं हैं? मुल्ला बजही जी की। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम रचना माना जाता है। तो हमने देखा कि मैथिली हिंदी गद्य में लिखी गई पहली रचना है ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी की, क्या है? वर्ण रत्नाकर। दक्षिणी हिंदी की पहली रचना हम मानते हैं मेराजुल आशकीन को, जो कि ख्वाजा बंदा निवाज की रचना है। इसी तरह से हम उर्दू की सर्वप्रथम रचना मानते हैं सबरस को, जो कि मुल्ला बजही जी की रचना है। अब देखेंगे कि सबरस का विषय वस्तु क्या है। तो सबरस में तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। किसके? तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। दक्षिणी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक एक वृहद काव्य की रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हुसैन अली खां ने 1838 ईस्वी में 4 दरवेश का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया था। किसने किया था? हुसैन अली खां ने। 4 दरवेश का अनुवाद हुसैन अली खां ने अपने पुत्रों के लिए किया था। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय के कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने गद्य का प्रारंभ अकबर के समय के जो कवि थे गंग, जिनका नाम था, उनकी रचना है चंद छंद
वर्णन की महिमा, इससे इन्होंने गद्य का प्रारंभ माना है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ माना है। नेक्स्ट पॉइंट है गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना सोड़ी मिहिरवान हरिजी दयाल अनेमी आदि लेखकों ने की है। सोड़ी मिहिरवान ने सचुसन पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की है। शुरुआती रचनाएं ज़्यादातर धार्मिक होती थी, तो हमने देखा कि गुरुमुखी लिपि में लिखी गई जो रचना थी वो भी गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत करती है। सोड़ी मिहिरवान के पुत्र हरिजी ने 3 पुस्तकों की रचना की। सुस्मनी सहसनराम गोसट गुरु मिहिरवान पोथी हरिजी। दयालु अनेमी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: अवगत उल्लास, अष्टावक्र भाषा, गीता भाषा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से देखेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सान्याल प्रभृति विद्वान आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल तथा सदल मिश्र द्वारा बताते हैं। ये आधुनिक हिंदी की बात कर रहे हैं। और जॉर्ज ग्रियर्सन जी, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन, इन सब ने गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में जो आचार्य थे लल्लू लाल और सदल मिश्र, उनको ये लोग खड़ी बोली का आविष्कारक मानते हैं। सन 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। संवत 1818 पंडित दौलता राम ने हरिषेणाचार्य का जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1798 में रचित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1741 ईस्वी में रचित ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। ये रचना कब हुई थी? तो अगर संवत की बात करें तो 1798 में, अगर ईस्वी की बात करेंगे तो 1741 में जो ग्रंथ लिखा गया रामप्रसाद निरंजनी द्वारा, उसका नाम है भाषा योग वशिष्ठ। शुक्ल जी इसको परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और रामप्रसाद निरंजनी जी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मानते हैं। भाषा योग वशिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। इसकी भाषा क्या है? पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली। नेक्स्ट पॉइंट है, मुंशी सदा सुखलाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर किया है। मुंशी सदा सुखलाल ने, ये हिंदी गद्य के प्रारंभिक लेखकों में इनका नाम आता है। मुंशी सदा सुखलाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना किसके आधार पर की है? विष्णु पुराण के आधार पर की है। नेक्स्ट पॉइंट है, खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए, जिनके नाम हैं मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सैयद इंसान अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये 4 प्रारंभिक गद्य लेखक हुए जिन्होंने हिंदी को एक साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इंसान अल्लाह खां, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। तो इस फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध किनका था? लल्लू लाल जी का और सदल मिश्र जी का। मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इंसान अल्लाह खां, ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। मुंशी सदा सुखलाल जी ने लिखा है, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। ये स्टेटमेंट कई बार आया है इनका, तो हम इनका नाम याद रखेंगे। मुंशी सदा सुखलाल, जिन्होंने लिखा है कि रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। मैंने ऊपर बताया कि ये दोनों संबंधित थे फोर्ट विलियम कॉलेज से।
मुंशी सदासुखलाल नियाज की प्रमुख रचना सुख सागर तथा मुंथक बुत्त वारीक है। कौन सी दो रचनाएं इनकी? मुंशी सदासुखलाल नियाज की सुख सागर और मुंथक बुत्त वारीक। इंसान अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य में की थी और ये बहुत ही लोकप्रिय हुई थी इनकी ये कहानी, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आता है उदयभान चरित किसकी रचना है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों नामों से आता है। रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम उदयभान चरित है, जिसके रचनाकार कौन है? मुंशी इंसान अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात हुआ। ध्यान देंगे, रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ। इंसान अल्लाह खां ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की है। वह कहते हैं कि यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट। ये कहते हैं इसमें केवल हिंदी को छोड़ के ना किसी बोली का मेल है न पुट। इनकी शैली कैसी थी? तो ये एक हास्य प्रधान कहानी है, रानी केतकी की कहानी। इंसान अल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, अलंकृत, किस्सा गोई शैली और मुहावरेदार चलती है। किसकी भाषा की विशेषता है? तो इंसान अल्लाह खां की भाषा की ये विशेषता है। रानी केतकी की कहानी के आधार पे इनकी भाषा की विशेषता ये है कि इनकी भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, अलंकृत, किस्सा गोई शैली, मुहावरेदार और चलती है। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। बाकी तो कभी अनुवादित होती थी, कभी कहीं से उसका आधार लिया जाता था, लेकिन ये पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। इंसान अल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। अपनी किस कहानी में? रानी केतकी की कहानी में इन्होंने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। पहला है कि बाहर की बोली अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की। दूसरा है गंवारी अर्थात ब्रजभाषा, अवधी इत्यादि। तीसरा है भाखापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल। इन्होंने अपनी भाषा को इन 3 शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। बाहर की बोली, गंवारी बोली और भाखापन। लल्लू लाल जी ने 11 पुस्तकों की रचना की है जो कि निम्नांकित हैं। लल्लू लाल जी प्रारंभिक हिंदी लेखकों में आते हैं, गद्य लेखकों में आते हैं, जिन्होंने कि हिंदी के प्रचार प्रसार में भी काफ़ी योगदान दिया। उनकी रचनाएं हैं, उनको हम देखेंगे। इन्होंने 11 पुस्तकों की रचना की। इनकी पहली पुस्तक है सिंहासन बत्तीसी 1801 ईस्वी में लिखी गई। बैताल 25 1801 ईस्वी में लिखी गई। शकुंतला नाटक 1810 ईस्वी में लिखा गया। माधोनल 1801 ईस्वी में। राजनीति, प्रेम सागर, लतायफी हिंदी, ब्रजभाषा व्याकरण, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका। लल्लू लाल जी का ब्रजभाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना है। बाकी मैंने कहा कि या तो ये अनुवादित है, किसी और भाषा से अनुवादित की गई हैं, या फिर ये किसी ग्रंथ को आधार बना के लिखा गया है। तो लल्लू लाल जी का केवल ब्रजभाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना है। लल्लू लाल कृत राजनीति, माधव विलास और लाल चंद्रिका ब्रजभाषा गद्य में है। ये सारी रचनाएं खड़ी बोली गद्य में हैं। तो इन लल्लू लाल जी की 3 रचनाएं कौन कौन सी? राजनीति, माधव विलास और लाल चंद्रिका। ये तीनों रचनाएं ब्रजभाषा ग्रंथ में है, गद्य में हैं। बाकी सारी रचनाएं इनकी खड़ी बोली गद्य में हैं। लल्लू लाल जी ने सन 1802 ईस्वी में राजनीति के नाम से
राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियों का संकलन किया। इन्होंने राजनीति जो कि ब्रजभाषा गद्य में है, उस पुस्तक में इन्होंने हितोपदेश की कहानियों को अनुवादित किया। अब हम देखेंगे लल्लू लाल जी की वे रचनाएं जो अन्य लेखक की रचना को आधार बनाकर लिखी गई हैं। इनकी पहली रचना है प्रेम सागर, जो जिस कारण इनको प्रसिद्धि मिली है। प्रेम सागर का दूसरा नाम है नागरी दशम। चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण के दशम स्कंद के ब्रजभाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद किया है प्रेम सागर में लल्लू लाल जी ने। ये भगवत पुराण की कथा है जिसके 10वें स्कंद के ब्रजभाषा अनुवाद का खड़ी बोली में इन्होंने अनुवाद किया है। दूसरी रचना है इनकी लाल चंद्रिका, जो कि एक टीका है, और ये टीका इन्होंने लिखी है बिहारी सतसई की टीका को आधार बना के। लाल चंद्रिका बिहारी सतसई की टीका है। तीसरी रचना है सिंहासन बत्तीसी। काजी मली की सहायता से सुंदरदास के ब्रजभाषा अनुवाद का हिंदुस्तानी रूपांतरण है इसमें। चौथी रचना है वैताल पच्चीसी। शिवदास रचित संस्कृत रचना के सूरत मिश्र कृत ब्रजभाषा अनुवाद का मजहर अली के साथ लिखित खड़ी बोली में रूपांतरित है ये रचना बैताल पच्चीसी। पांचवी रचना है लताइफ हिंदी खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। लताइफ हिंदी में खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। माधव विलास में ब्रज भाषा में लिखा गया एक चंपू है। माधव विलास भाषा कायदा ब्रज भाषा व्याकरण है, जो कि इनका मौलिक ग्रंथ है भाषा कायदा। लल्लू लाल जी ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। लल्लू लाल जी ने उर्दू को कौन सी भाषा कहा है, तो इन्होंने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी। आचार्य शुक्ल ने लिखा है लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी वज्र रंजित खड़ी बोली है। आचार्य शुक्ल ने स्पष्टता कहा है, सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा ग्रंथ गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, ना नित्य व्यवहार के अनुकूल है, ना संबद्ध विचारधारा के योग्य। यह स्टेटमेंट है आचार्य शुक्ल जी का लल्लू लाल जी की भाषा को लेके। वो कहते हैं कि सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, ना नित्य व्यवहार के अनुकूल है, ना संबद्ध विचारधारा के योग्य। लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम था संस्कृत प्रेस। ये आगरा के रहने वाले थे और इन्होंने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम था संस्कृत प्रेस। लल्लू लाल ने लताइफ हिंदी को वजुमान ई रेखता कहा है। शदल मिश्र बिहार के आरा जिले के रहने वाले थे। शदल मिश्र की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। इनकी रचना जिसका नाम है नाचकेतोपाख्यान, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है और इसका दूसरा नाम है चंद्रावली, जो कि 1803 ईस्वी में लिखी गई। नाचकेतोपाख्यान इनकी प्रसिद्धि का कारण है। इसका दूसरा नाम है चंद्रावली। दूसरी रचना है इनकी रामचरित्र, 1806 ईस्वी में लिखी गई और इन्होंने हिंदी पर्शियन वोकैबुलरी लिखी जो कि 1809 ईस्वी में लिखी गई। ये किस कॉलेज से संबंधित थे, तो ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज में आचार्य थे। शदल मिश्र ने चंद्रावली या नाचकेतोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की। इनके नाचकेतोपाख्यान की रचना का आधार यजुर्वेद का कठोपनिषद है जिसमें नचिकेता की कथा वर्णित है। उसको आधार बना के इन्होंने नाचकेतोपाख्यान की रचना की।
सॉरी। सदल मिश्र ने रामचरित की रचना आध्यात्म रामायण के आधार पर की है। सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों को निम्न श्रेणी में रखा है। इन्होंने महत्व की दृष्टि से डॉक्टर श्याम सुंदर लाल ने हिंदी के प्रारंभिक आचार्यों को निम्न श्रेणी में रखा है। इन्होंने पहले स्थान पे रखा है इंशाअल्लाह खाजी को, दूसरे स्थान पे सदल मिश्र, तीसरे स्थान पे लल्लू लाल और चौथे स्थान पे सदा सुखलाल जी को रखा है। इंशाअल्लाह खाजी जो पहले दिल्ली में रहते थे, बाद में लखनऊ में आके बस गए। सदल मिश्र जी जो कि बिहार आरा के रहने वाले थे। लल्लू लाल जी का निवास स्थान आगरा था और सदा सुखलाल जी दिल्ली के थे। तो ये क्रम निर्धारित किया है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने हिंदी के प्रारंभिक आचार्यों का। पहले नंबर पे इन्होंने रखा है इंसाअल्लाह खां को, दूसरे नंबर पे सदल मिश्र को, तीसरे नंबर पे लल्लू लाल को, सबसे अंत में रखा है सदा सुखलाल नियाज जी को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।